स्टूडेंट्स नमस्कार, आप लोग का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़ेंगे। बायोलॉजी में जो प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट लेसन होगा जीवों में जनन। तो 12th की क्लास हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको प्रत्येक दिन इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और हमारे इस चैनल से क्लास 12th का बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अतः आप लोग पर डे यहाँ से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है, किन किन विधियों से होता है, कौन कौन से प्रकार ऐसे हैं जो कि जीवों में जनन के लिए जरूरी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे जनन। जनन क्या है, इस टॉपिक को समझेंगे कि जनन क्या है। तो जनन के बारे में कह सकते हैं कि नेचर में जितने भी जीव हैं, हमारे प्रकृति में जो भी जीव मौजूद हैं, सभी जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी संतान उत्पन्न करते चल रहे हैं, बंदर से बंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कुत्ते से कुत्ते उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि सभी जीव अपने ही समान संततियां अर्थात संतान उत्पन्न करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। यानी जनन किसे कहेंगे तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जीवों में अपने ही समान संतति अर्थात इसको हम लोग संतान कहते हैं, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन किसे कहेंगे तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे सभी जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न, कोई भी जीव दूसरे जीव के समान संतान उत्पन्न नहीं करता है, सभी जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं और इसी प्रक्रिया को जनन कहेंगे। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहेंगे। तो नेचर में जो भी जीव हैं सब संतान उत्पन्न कर रहे हैं। अब जो भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं, इन सभी जीवों की अपनी एक जीवन अवधि होती है, अर्थात संतान उत्पन्न होंगे, उत्पन्न होने के बाद उनमें शारीरिक विकास पाया जाएगा, शारीरिक विकास के बाद वे फिर वयस्क अवस्था में आएंगे, फिर प्रौढ़ावस्था में आएंगे, फिर लास्ट में एक समय ऐसा भी आता है जब ये जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो मृत्यु जब प्राप्त करेंगे तो कुछ जीवों में मृत्यु की समय अवधि कुछ कम होती है, कुछ जीवों में मृत्यु की समय अवधि अधिक होती है। तो यहां पर कुछ जीवों के बारे में दिया गया है जीवन अवधि। देखिए जीवन अवधि क्या है समझ लेते हैं एक बार फिर से, इसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं हम। जीवन अवधि, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग मनुष्य ही हैं, तो मनुष्य की जीवन अवधि क्या कह सकते हैं। भाई मनुष्य हैं, कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि जन्म लेने के 2-4 साल के अंदर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो कि जन्म लेने के 20 साल तक जीवित रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 70 साल तक जिंदा रहते हैं, कुछ 80 साल तक जिंदा रहते हैं, कुछ लोग 90-100 साल तक भी जीवित रहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीवन अवधि मनुष्य का क्या होना चाहिए? तो हम न तो 10 साल कहेंगे, न 5 साल कहेंगे, न 100 साल कहेंगे, इसका एक औसत मान निकाला जाता है, यानी कि अधिक से अधिक मनुष्य कितने वर्षों तक जीवित रहे, उसी को हम जीवन अवधि कहेंगे। और जीवन अवधि में यानी कि कुछ लोग बीमारी की वजह से मर गए, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर गए, तो इन सब को हम जीवन अवधि में नहीं रखेंगे, बल्कि प्राकृतिक मृत्यु जो होती है उसी समय अवधि को जीवन अवधि कहेंगे। तो जीवन अवधि क्या है? जन्म से लेकर के जीव के, जो भी जीव है, जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन अवधि या जीवन
काल कहते हैं। ठीक है, जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, ध्यान देंगे प्राकृतिक मृत्यु लिखा गया है, एक्सीडेंटल नहीं, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। देखिए यहां पर कुछ जीव हैं जिनकी जीवन अवधि दी गई है, जीवों की जीवन अवधि दी गई है, जैसे कि हाथी है, हाथी की जीवन अवधि 65 से 70 वर्ष की होती है। गुलाब का जीवन अवधि 5 से 7 वर्ष है। कुत्ता का 20 से 25 वर्ष। तितली का 1 से 2 सप्ताह। तितली भाई बहुत कम जीवित रह रही है, 1 से 2 सप्ताह, यानी कि लगभग 10 से 12 दिन तक जीवित रहती है। कौवा का उम्र जो है 15 वर्ष की जीवन अवधि। केला का पौधा 25 वर्ष तक जीवित रहता है। गाय 20 से 25 वर्ष तक जीवित रहती है। तोता 140 वर्ष तक जीवित रहता है। इसमें अलग अलग तरह के तोते की वैरायटी भी है, अलग अलग नस्लें हैं। गाय है, गाय की भी अलग अलग नस्लें हैं, तो ये वेरिएशन कर सकता है कि जो नहीं कि सभी गाय 20 से 25 वर्ष तक ही जीवित रहे, कुछ 30 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग नस्लों की गाय मौजूद है। तोता का 1 से 140 वर्ष। मगरमच्छ का 60 वर्ष है। घोड़ा का जीवन अवधि 50 से 60 वर्ष का है। फल मक्खी की जीवन अवधि, फल मक्खी ऐसी मक्खियां जो फल पर रहती है उन्हें फल मक्खी कहते हैं, तो फल मक्खी की जीवन अवधि 30 दिन की है। धान 3 से 4 महीना तक जीवित रहता है। धान यानी कि जो धान का पौधा होता है यह 3 से 4 महीने तक जीवित रहेगा, इसके बाद ये पौधा इसका सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। कछुए की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष तक है। बरगद वृक्ष की जीवन अवधि 200 वर्ष है और पीपल की जीवन अवधि 2000 से 4000 वर्ष तक मानी गई है। अनेकों जीव हैं जिनके जीवन अवधि के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर हाथी, गुलाब, कुत्ता, तितली, कौवा, केला, गाय, तोता, मगरमच्छ, घोड़ा, फल मक्खी, धान, कछुआ, बरगद, पीपल इत्यादि दिए गए हैं, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी में इन जीवों की जीवन अवधि का जिक्र किया गया है। अतः हमने एनसीईआरटी में जो भी जीव दिए गए हैं उन सभी जीवों की जीवन अवधि बताने का प्रयास किया है। तो इन बातों को नोट कर लेंगे, याद रखिएगा इनका जीवन अवधि क्या है। चलिए ये जीवन अवधि हुआ, इसके आगे की बातें करते हैं। जो भी जीव जन्म, अभी हमने जनन और जीवन अवधि का अध्ययन किया। जनन और जीवन अवधि हमने समझा। अब ध्यान देने वाली बात, ध्यान दिया जाए। ये जीवन अवधि हो गई, जनन कैसे होता है। जो भी जीव प्रकृति में पाए जाते हैं ये जनन कैसे करते हैं, तो हम कहेंगे कि जनन का प्रकार क्या है। जनन के प्रकार, तो जनन के प्रकार की बात करें तो जनन में भाग लेने वाले जीवों की संख्या के आधार पर, किस आधार पर, जनन में भाग लेने वाले जीवों की संख्या के आधार पर जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एक है अलैंगिक जनन। 2 प्रकार से जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर से ध्यान देंगे, जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो कोई भी जीव अगर जनन करता है अर्थात अपने संतान की उत्पत्ति करता है तो वह या तो लैंगिक जनन के जरिए करेगा या तो अलैंगिक जनन के जरिए करेगा। और लैंगिक और अलैंगिक किसे कहा गया, तो यह किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है, तो जनन में भाग लेने वाले जीवों की संख्या के आधार पर। अब ध्यान देना है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि जनन में स्वयं ही भाग लेते हैं और कुछ जीवों के द्वारा जनन करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस प्रकार के जनन में 2 जनक होते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिस प्रकार के जनन में केवल 1 जनक भाग लेता है
उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते। दो जनक अर्थात एक नर होगा और एक मादा होता है। यहां पर नर और मादा होते हैं, एक नर होगा एक मादा होगा, अर्थात इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में जनन करने के लिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात समझते हैं कि यहां पर लैंगिक जनन जब होगा तो नर में लैंगिक अंग जो है वृषण होता है और मादा में लैंगिक अंग अंडाशय है। यहां पर जनन कोशिकाएं पाई जाती है। नर के वृषण में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और मादा के अंडाशय में जनन कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो जनन कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ये जो युग्मक निकलेंगे तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मक यहां से युग्मनज का निर्माण करते हैं और जब दोनों के युग्मक मिलेंगे तो इस क्रिया को कहेंगे निषेचन। क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है और लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। इसमें किस तरह का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में या तो समसूत्री विभाजन होगा या असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है या असूत्री विभाजन। यहां पर जो संततियां उत्पन्न होती है वे समसूत्री विभाजन के जरिए या असूत्री विभाजन के जरिए उत्पन्न होती है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें नर और मादा होते हैं, इसमें निषेचन नहीं हुआ, एक जनक होता है, इसमें नर और मादा नहीं पाए जाते हैं, नर और मादा नहीं पाए गए। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में यह अंतर पाया जाता है। हम लोग फिर यहां पर एक बात समझ सकते हैं कि यहां पर ध्यान दिया जाए कि संतान उत्पत्ति के लिए दो जनकों की आवश्यकता हो रही है। तो एक जनक से वृषण से जनन कोशिकाओं से युग्मक बना, दूसरे मादा के अंडाशय से जनन कोशिकाओं से युग्मक बना, यानी कि जो निषेचन हो रहा है अर्थात युग्मनज बन रहा है निषेचन के परिणाम स्वरूप, तो जो युग्मक लिए गए हैं दो अलग अलग जीवों से लिए गए हैं, दो अलग अलग जनकों से लिए गए हैं, अतः यहां पर जो संतान उत्पन्न होगा उसके डीएनए न तो अपने इस पेरेंट के समान होगा न इसके समान होगा। इन दो जनक हैं तो न तो नर के समान होगा न तो मादा के समान होगा, बल्कि इसकी संरचना, इसकी आकार की एक अलग ही प्रकार की होगी। अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न हो रही है एक ही जनक से हो रही है, अतः इनके डीएनए अपने पेरेंट्स के समान पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आनुवंशिक रूप से और दैहिक रूप से, आनुवंशिक रूप से और दैहिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती हैं वे अपने जनक के समान होती है, आनुवंशिक रूप से भी और दैहिक रूप से भी, जबकि लैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती है वे अपने पेरेंट्स के समान नहीं होती है। इसमें विविधता पाया जाता है। हम कहेंगे कि लैंगिक जनन में क्या होता है? विविधता पाया जाता है, विविधता पाया जाता है, इसमें विविधता नहीं पाया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। क्लोन किसे कहते हैं? प्रश्न बनता है क्लोन किसे कहेंगे? तो अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। तो यहां पर हमने सीखा कि जनन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेंगे? दो जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक में
एक जनक भाग लेगा। इसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लैंगिक अंग की आवश्यकता होती है, तो नर से वृषण हुआ, मादा में अंडाशय हुआ। वृषण और अंडाशय में जनन कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहां पर समसूत्री या असूत्री विभाजन होता है। इसमें निषेचन होगा, इसमें निषेचन नहीं होगा। इसमें जो संततियां उत्पन्न होंगी उनमें विविधता पाया जाता है, लेकिन इसमें भिन्नता नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके संततियां आनुवंशिक रूप से और दैहिक रूप से बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होती हैं। अतः यहां पर उत्पन्न संतानों को क्लोन भी कहा जाता है। चलिए हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसके बाद फिर हम लोग लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वे इस प्रकार का जनन लिखते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतान को, इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा बोर्ड पर लिखी गई है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, दो जनों की आवश्यकता नहीं होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। देखिए अलैंगिक जनन किस प्रकार के जीवों में, तो ये निम्न श्रेणी के जीव हैं, निम्न श्रेणी के जीवों में इस तरह का जनन पाया जाता है। निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाएगा। एक कोशिकीय जीव यानी कि अगर हम एक कोशिका की बात करें, कोई एक सेल है या इसका केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है, केंद्रक में डीएनए रहेगा, इधर बाहर जो है कोशिकीय पदार्थ है। जब यह कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो फिर इस कोशिका में देखने को मिलेगा कि कोशिका ये है, इसका केंद्रक जो है यह थोड़ा सा लंबा होगा, केंद्रक में इस तरह का कुछ परिवर्तन पाया जाएगा। फिर ये केंद्रक यहाँ पर दो भागों में बंट जाएगा, केंद्रक दो भागों में बंटता है और फिर इसके बाद कोशिकीय द्रव्य भी दो भागों में बंट जाता है।
कोशिकीय द्रव्य दो भागों में बंट जाता है और इस प्रकार से दो संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है। एक कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक, केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है। अब यह इसका जो केंद्रक है, केंद्रक में विकास पाया जाएगा। विकास होने के बाद केंद्रक दो भागों में बंट जाएगा और इस तरह से दो अलग अलग कोशिकाएं उत्पन्न होती है। तो इसे हम कहते हैं मातृ कोशिका। इस कोशिका को नाम दिया जाएगा मातृ कोशिका और इन कोशिकाओं को पुत्री कोशिका कहते हैं। ये है पुत्री कोशिका। दो पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती है। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं उत्पन्न हो रही है, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव हैं, अर्थात एक कोशिकीय जीव हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। हम कह सकते हैं कि ये अमर हैं, इन्हें अमरत्व प्राप्त है। क्यों अमरत्व प्राप्त है? क्योंकि ये जो दो संतति कोशिकाएं उत्पन्न हुई है, ये इसी से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर जो कोशिकीय द्रव्य था वह द्रव्य दो भागों में बंट गया। इसका जो केंद्रक था, केंद्रक भी दो भागों में बंट गया। कोई समाप्त, जैसे इसमें केंद्र में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, कोशिकीय राइबोसोम है, तारककाय है, सेंट्रोसोम, कुछ भी पदार्थ समाप्त नहीं हुआ है। उन्हीं पदार्थों का प्रतिलिपि हो गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका फोटोकॉपी हो गया है। ये दो भाग में बंट गए हैं, अतः कोई नष्ट नहीं हुआ है, यही दो भागों में बन गया, यानी कि इससे क्या है? अमरत्व प्राप्त है। ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, तो एक कोशिकीय जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं करते, अर्थात ये अमर है।